स्वागत है दोस्तों क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग भारतीय संवैधानिक इतिहास की दूसरी क्लास प्रारंभ करेंगे और इसमें हम कल जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी 1786 के अधिनियम 1786 ईस्वी का अधिनियम पढ़ने के उपरांत हमने वो क्लास समाप्त की थी। आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और अपने आप को जोड़ने के लिए पिछली कक्षा से जुड़ जाएं, इसलिए हम 1786 के अधिनियम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1786 के अधिनियम में मुख्यतः लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही ये अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस से जब ये कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल बन जाए तो उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के सामने दो शर्तें रखी और उन शर्तों का जिक्र ही इस अधिनियम में है। सिर्फ ये अधिनियम उन दो शर्तों के विषय में बताता है। पहली शर्त उसने कौन सी रखी कि उस समय की जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें 4 सदस्य होते थे और गवर्नर जनरल होता था। कोई भी निर्णय लेना अगर पड़ता था तो वो निर्णय बहुमत से होता था। बहुमत को मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य होता था। विलियम पिट के सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसका निर्णय ये मानने के लिए बाध्य नहीं होगा या गवर्नर जनरल के परिषद की जो निर्णय होगा उस निर्णय को पलटने की पावर होगी इसके पास। कि अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहे, उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को पलट सकूं। दूसरी शर्त उसने ये रखी कि कमांडर इन चीफ, उस समय एक पद हुआ करता था जो ब्रिटिश सेना का मुखिया होता था और वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होता था। तो उसने कहा कि कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल ही बनेगा, यानी मैं ही बनूंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा कि कमांडर इन चीफ का भी पद मुझे चाहिए, गवर्नर जनरल का भी पद मुझे चाहिए, दोनों मैं ही रखूंगा। दूसरी बात, अगर परिषद का निर्णय मुझे स्वीकार्य नहीं है तो उस निर्णय को पलटने की क्षमता मुझ में होनी चाहिए। मैं चाहूं तो उस निर्णय को ना मानूं, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को बदल सके। ये व्यवस्था उसने की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको सहज स्वीकार कर लिया और पूरे गाजे बाजे के साथ गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में आइए हम लोग देखते हैं 1793 ईस्वी का अधिनियम। 1793 ईस्वी के अधिनियम में क्या हुआ, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आया गवर्नर जनरल तो वो पहले से ही केंद्रीकृत शासन की तरफ व्यवस्थाएं लेके आया था अपने अंदर। गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा के लाया था कि उसके अंदर थोड़ी शक्तियों की वृद्धि की जाए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसी की जो क्षमताएं थी वो कम कर दी गई। इन दोनों की शक्ति में कमी आई। फलस्वरूप क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर्स में वृद्धि हुई। दूसरा काम ये किया गया 1793 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा कि बेसिकली ये जो चार्टर अधिनियम आते थे ये 20 साल के लिए आते थे। आप नोटिस कर पा रहे होंगे, पहला अधिनियम आया था 1773 में, दूसरा 1793 ठीक 20 साल बाद आया
और वो 20 साल के लिए कंपनी के व्यापार करने की शक्ति को बढ़ा देता था। ये अधिकार देता था कि आप आगामी 20 साल के लिए भारत में व्यापार कर पाएंगे। तो इस अधिनियम ने भी कंपनी को 20 साल व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। आगामी 20 साल तक आप भारत में व्यापार करेंगे, ये पावर कंपनी को दे दी गई। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि 1793 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक संस्था मैंने पढ़ाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्यतः भारत में प्रशासन को कंट्रोल करती थी, नियंत्रित करती थी। तो 1793 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ये किया गया है कि अगर ये भारत के प्रशासन को नियंत्रित कर रही है, भारत के हित में काम कर रही है, तो इसका वेतन ब्रिटिश राजस्व से क्यों दिया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाना चाहिए। अगर आप ब्रिटिश सरकार के नहीं भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं, भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भारतीय राजस्व से ही अपना वेतन ग्रहण करिए। ऐसी व्यवस्था की गई 1793 के अधिनियम द्वारा। इन 3 कार्यों के साथ 1793 का अधिनियम जाता रहा, समाप्त हो गया। उसके बाद में आया 1813, ठीक 20 साल बाद। मैंने आपको बताया कि ठीक 20 साल बाद चार्टर अधिनियम आया करते थे, और 1793 के बाद में 20 सालें जोड़े तो ये 1813 ईस्वी का अधिनियम आया। 1793 से 1813 ईस्वी तक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे यूरोप में। उस समय फ्रांस में नेपोलियन का बहुत बड़ा दबदबा था, पूरे यूरोप में नेपोलियन का बहुत बड़ा दबदबा था, और उस समय उसकी कॉन्टिनेंटल नीति के तहत अंग्रेजों को यूरोप में व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया। यानी जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको यूरोप में व्यापार करने में बहुत समस्याएं पैदा हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ संसद में लॉबिंग करके तमाम तरीके से अपनी मांगों को रखा कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए। जब हम यहाँ व्यापार नहीं कर पा रहे हैं तो हमें व्यापार करने के लिए भारत भेजा जाए, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है। आप नोटिस करिए, इससे पहले कंपनी का एकाधिकार था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिशर्स की तरफ से भारत में व्यापार कर सकती थी, कोई नॉर्मल व्यापारी आके भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ये काम किया गया कि कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। जो व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया। जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, भाई जो ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड में रहने वाले जो व्यापारी हैं उन्हें वहाँ लोकल में यानी यूरोप में भी व्यापार नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने मांग की कि हमको भारत भेजा जाए। अब भारत में ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के एकाधिकार को समाप्त किया गया और अन्य व्यापारियों के लिए भी व्यापार खोला गया। शर्त ये थी कि पहली बात तो ये है कि आप परमिट लेंगे, आप परमिट लीजिए और परमिट सहित व्यापार करिए, भारत में जाइए, धूमधाम से व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो चाय का व्यापार था और चीन से जो व्यापार होता था
और तत्कालीन चीन से व्यापार होता था अफीम का। तो इस व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा। इस व्यापार में अन्य व्यापारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये कंपनी के एकाधिकार में, एकल स्वामित्व में इस पे कंपनी की मोनोपोली रही और उसने इन दो क्षेत्रों पर किसी को अपना कब्जा नहीं जमाने दिया। ये कंपनी के अंडर में ही रहा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही व्यापार किया। बाकी व्यापारियों को परमिट लेने के लिए और व्यापार करने के लिए भारत में सहमति बन गई। दूसरा 1813 ईस्वी में एक काम ये हुआ कि भारत में भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों में वैज्ञानिक सोच की वृद्धि करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन की वृद्धि करने के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए पर एनुअल दिया जाना तय किया गया। ₹1,00,000 वार्षिक। इस पर भी बड़ा विवाद रहा। ये एजुकेशन के फील्ड का जाना माना विवाद है प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में। 1,00,000 रुपए देना तय हुआ कि उसमें तत्कालीन दो लोगों के मध्य जाना माना विवाद रहा। वो एक लोग थे, वो ये कह रहे थे कि आप ये व्यय करिए भारतीयों की भारतीय शिक्षा पर, जिसमें प्राच्य शिक्षा शामिल है, जो भारतीयों की अपनी शिक्षा है, संस्कृत की शिक्षा है, वेदों की शिक्षा है, उस पर व्यय करिए। लेकिन एक उस समय धड़ा ऐसा था जो ये मानता था कि ये 1,00,000 रुपए भारतीयों को पाश्चात्य एजुकेशन में सक्सेस देने के लिए ये 1,00,000 रुपए व्यय किए जाने चाहिए कि वो वेस्टर्न एजुकेशन से लाभान्वित हों। फिलहाल 1,00,000 रुपए भारत पे एजुकेशन पे व्यय करने के लिए इस एक्ट के माध्यम से तय किया गया। तीसरा, कंपनी का व्यापार फिर से, व्यापार परमिट फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए परमिट जारी कर दिया गया कि आप आगामी 20 वर्ष आप व्यापार करेंगे, ऐसी परमिट की व्यवस्था कर दी गई। एक और महत्वपूर्ण काम ये किया गया कि तत्कालीन भारत में जो स्थानीय सरकारें थीं, उन स्थानीय सरकारों को ये परमिशन दे दी गई कि आप कर लगा सकते हैं शासन को अच्छा बनाने के लिए, स्थानीय लेवल पर अच्छी सुविधाएं देने के लिए। आप स्थानीय नागरिकों से स्थानीय सरकार जो थी वो कर लगा सकती थी। और कर के साथ में एक चीज और व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसे दंडित करने की व्यवस्था की गई कि या तो आप कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको दंड दिया जाएगा। और इस व्यवस्था के माध्यम से इस एक्ट ने स्थानीय लेवल पे जो प्रशासन था, जो शासन था, उसको मजबूत करने का काम किया। ये 4 कार्य किए गए 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, जिन्होंने भारत में कुछ नए कानूनों को जोड़ा, उनसे हम दो चार हुए और इसने भी हमारे संविधान को बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद में आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 से ठीक 20 साल बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम।
इस 1813 से 1833 तक भी बहुत सारे परिवर्तन हुए यूरोप में। ये सामाजिक सुधारों का दौर चल रहा था। इस दौर में यूरोप बहुत ज़्यादा जागृत हुआ और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स हुए। उनका असर हमारे भारतीय समाज पर भी पड़ना सुनिश्चित ही था, क्योंकि वहाँ के लोग ही जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, वहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंशतः उसका असर हमारे यहाँ तक भी आना अवश्यंभावी हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से पहला काम ये हुआ कि जो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका नाम बदल दिया गया और इसे कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल बनने से परिवर्तन ये आया कि अब इससे एकल या केंद्रीकृत शासन की भावना बलवती हुई। इससे फर्क ये पड़ा कि अभी तक जो एक हिस्से को सिर्फ नाम, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक हिस्से को प्रदर्शित कर रहा था, और भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने लगा। प्रतिनिधित्व ये भी पूरे भारत का ही कर रहा था, लेकिन अब रिटर्न में भी वो चीज पूरे भारत के नाम से जानी जाने लगी। इसका शासन पे असर ये हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था, अब उसे पूर्ण विधायी नियंत्रण मिल गया। पूर्ण विधायी नियंत्रण। आपको बताते चलें कि भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला ऐसा पहला व्यक्ति बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये वही बेंटिक है जो भारत में तमाम सुधारों के लिए जाना जाता है। ऐसा पहला व्यक्ति बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे पूर्ण विधायी नियंत्रण मिल गया। पूर्ण विधायी नियंत्रण का मतलब अब ये पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। यानी ये विधि बना सकता था पूरे, जो ये कानून पास करता था तो पूरे भारत पे लागू होता था। यानी इसका परिवर्तन मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे तो ये आया कि मद्रास और बॉम्बे, यहाँ के गवर्नर्स को मना कर दिया गया कि आप विधि ना बनाएं, यानी इनकी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। जो केंद्रीकृत प्रशासन 1773 में शुरू हुआ, वो 1833 आते आते अपने चरम पे आ गया। यानी उस समय व्यवस्था ये की गई थी कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था तो उस समय मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को ये आदेश दिया गया था कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहमति से करेंगे। लेकिन उसमें एक लूप होल ये था कि अगर कोई विशेष परिस्थिति फंस जाती है तो आप स्वविवेक से वहां पे निर्णय ले सकते हैं और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य कर सकते थे। इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स ने। उन्होंने अधिकतम काम इमरजेंसी दिखाते हुए और अपनी इच्छा से कर लिया। लेकिन अब ये रिटन में दे दिया गया कि अब जो कानून बनेगा, जो काम होगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सहमति से ही होगा। उसमें आपकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, आपको वो कार्य करने ही होंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने जो विधि बना दी है। दूसरा, वो अपने लोकल के वहाँ अपने प्रशासनिक क्षेत्र के लिए नियम बना लेते थे, उन नियमों को बनाना सख्त मना कर दिया गया। अब एक ही व्यक्ति विधायी कार्य करेगा और वो कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी परिषद।
दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि 1833 के अधिनियम के माध्यम से व्यापार स्वतंत्र रूप से करने की परमिशन मिल गई। यानी कि अभी तक जो कुछ रिजर्वेशन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, वो रिजर्वेशन भी स्वतंत्र कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब कोई भी आकर कोई भी व्यापार भारत में कर सकता था, ये व्यवस्था कर दी गई। तीसरा काम ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक से प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। यानी इसे प्रशासनिक दायित्व दे दिया गया और ये पूर्णतः व्यापारिक कंपनी से मुक्त हो गई। अब ये सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, या इसके व्यापार पर रोक लगा दी गई कि आप व्यापार करना छोड़िए, आप पूर्णतः प्रशासनिक कार्य करिए। एक महत्वपूर्ण काम और हुआ, वो काम ये हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में सिविल सेवा का आयोजन करने की शुरुआत हुई, या कोशिश की गई कि भारत में सिविल सेवा का आयोजन किया जाए, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यकर्ता थे, उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसमें भारत या यूरोपियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति एलिजिबल होगा, जो कैंडिडेट इसके योग्य होगा, वो वहां पे अपनी अर्हता, अपनी योग्यता सिद्ध करेगा और उस पद को धारण करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स का, उसके कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए एक संस्था बनी हुई थी जिसे हम कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में संस्था गठित हुई थी। उस संस्था को ये नागवार गुजरा कि इस तरीके से अगर व्यवस्था होने लगी और वहीं कर्मचारियों का चयन करके या प्रतियोगिता के माध्यम से कर्मचारियों का चयन करके कार्य की करवाया जाने लगा, तो हमारी जो सार्थकता होगी वो खत्म हो जाएगी। अतः हुआ क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया। जाहिर सी बात है, जिसकी प्रतिष्ठा और जिसकी क्षमता पर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये नागवार गुजरा कि उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो खत्म कर दी जा रही हैं। अच्छा खासा वो नियुक्ति कर रही है, उन नियुक्तियों की शक्तियां आप छीन ले रहे हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। ये काम हुए 1833 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। 3-4 महत्वपूर्ण काम थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में क्या क्या कार्य किए, इन पे कभी दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। जब इतिहास या सामाजिक की बात करेंगे तो सामाजिक सुधारों की बात होगी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सामाजिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इसने सती प्रथा जैसी एक बहुत बड़ी प्रथा का, जो भारत में कुप्रथा थी, उसका समापन किया। भारत में तमाम सुधार किए। लड़कियों की उम्र, जो शादी की उम्र थी, उसमें परिवर्तन किया। शिक्षा के लिए प्रयास किए। भारत में सामाजिक सुधारों का जब भी जिक्र आता है तो वहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तमाम सुधारों का प्रयास किया भारत में और भारत को आगे बढ़ाया। इसके बाद में कंपनी प्रशासन के अंतर्गत एक एक्ट और आया, वो आया 1853 का चार्टर एक्ट। और कंपनी प्रशासन के अंतर्गत ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से
जो महत्वपूर्ण काम हुए उनमें पहला काम ये हुआ कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का समय बढ़ाया गया व्यापार का। जैसे अभी तक 20-20 वर्ष बढ़ते चले आ रहे थे एक बार में, इस बार भी 20 वर्ष की वृद्धि होनी थी, लेकिन समय की वृद्धि हुई, समय सुनिश्चित नहीं किया गया कि ये कितने दिनों तक व्यापार करने की परमिशन दी जाए। दूसरा, यानी ये सुनिश्चित कर दिया गया कि अब ब्रिटिश सरकार कंपनी के तामझाम को कभी भी समेट सकती है। जब उसने समय निश्चित नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। ये ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में छह सदस्य और जोड़े गए। और ये 6 सदस्य क्या कहलाए? विधायी सदस्य। क्या कहलाए? विधायी सदस्य। और इन विधायी सदस्यों का काम था विधि निर्माण करना। इन 6 सदस्यों ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया विधि निर्माण के क्षेत्र में। ये एक मिनी संसद थी, एक छोटी संसद की तरह कार्य प्रणाली इनकी चलती थी और ये भारत के लिए विधि बनाते थे। इन 6 सदस्यों में 4 और 2 का आंकड़ा था। जो ये 4 सदस्य हुआ करते थे, इन 4 सदस्यों में 4 सदस्य स्थानीय रूप से नियुक्त किए जाते थे। यानी यहाँ पे स्थानीय नियुक्तियों की भी एक व्यवस्था की गई। 4 सदस्य स्थानीय कहाँ से नियुक्त किए जाते थे? एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी से, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी से, तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और चौथा आगरा प्रेसिडेंसी से। आपको बताता चलूं कि बीच में एक बार बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था, बंगाल और आगरा में। हालांकि ये पूर्णतया लागू नहीं हो पाया था। यहाँ पे आके इनमें 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इन 4 सदस्यों में भी ये 4 सदस्य स्थानीय सदस्य नहीं होते थे। स्थानीय सदस्य का मतलब ये नहीं कि 4 सदस्य भारतीय हों। ये 4 सदस्य चारों प्रेसिडेंसी से लिए जाते थे, लेकिन ये 4 सदस्य भारतीय नहीं थे। ये चारों सदस्य ब्रिटिशर्स ही होते थे या कंपनी के कर्मचारी होते थे। ब्रिटिश आब्लिक जो कंपनी के कर्मचारी थे उनमें से ही चयन किया जाता था, लेकिन स्थानीय रूप से चयन करना प्रारंभ कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से जो 1833 में जो कार्य अधूरा छूट गया था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ कराया गया था, वो खुली प्रतियोगिता का आयोजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के चलते पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इन 20 सालों में इतना परिवर्तन हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसी संस्था के रहते हुए भी खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ। और सिविल सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ।
अब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता सिद्ध करके, वो परीक्षा पास करके कंपनी में महत्वपूर्ण पद को धारित कर सकता है। तो ये 1853 ईस्वी का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के चलते हुए भी 1857 में भारत में एक हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, क्योंकि हम अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं हो पाए। उसके बाद में 1858 में एक अधिनियम आ गया और उस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पहले से ही सिद्ध कर दिया गया था, पहले से ही इस बात का अंदेशा दे दिया गया था कि ब्रिटिशर्स कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकते हैं। और वही हुआ 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद में 1858 का जब अधिनियम आया तो उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त करके और वो शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथ में दे दिया, ब्रिटिश ताज के हाथ में हमारा शासन पहुंच गया। और वो तब से उसके बाद में 1947 तक जो शासन चला वो ब्रिटिश ताज के आदेश के अनुसार चला। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।